वेलकम टू मोटो क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। जैसा कि हम पिछले अपने भाग में पार्ट 1 इस वीडियो का जो है उसे आप देख लीजिएगा। उसमें हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, महात्मा गांधी के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि महात्मा गांधी का क्या योगदान रहा है हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में, इसके बारे में हमने चर्चा किया है। तो हमने वहाँ पे महात्मा गांधी के शुरुआती आंदोलन हम लोगों ने शुरुआत किया था, जिसमें जो चंपारण आंदोलन था आपका गुजरात में, जो दो जिला में खेड़ा और अहमदाबाद, यहाँ पे गांधी जी ने जो आंदोलन किया था उसके बारे में चर्चा किए थे। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे असहयोग आंदोलन के बारे में। जो असहयोग आंदोलन हमारा 1920 से 22 तक चला था, इसके बारे में चलेंगे, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। असहयोग आंदोलन के चर्चा करने के पहले हम लोग एक और आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे, वो है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग समझेंगे। क्यों खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन मिलके एक आंदोलन हुआ था? क्यों गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का उन्होंने जब शुरुआत किया था, तो शुरुआत करने के पहले उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग एक तरह से साथ दिया था। तो हम लोग यहाँ समझेंगे खिलाफत आंदोलन के बारे में 1919 से 1922 तक है। जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। तो प्रथम विश्व युद्ध में जो ऑटोमन एम्पायर था, ऑटोमन साम्राज्य, जो वहाँ का जो सुल्तान था, तुर्की का सुल्तान, उसका जो ऑटोमन साम्राज्य था वो बिल्कुल बुरी तरह से पराजित हो गया था आपका। तो प्रथम विश्व युद्ध में हारने के बाद तुर्की सुल्तान का जितना जो शक्ति था, उसके सारे पावर को वापस ले लिया गया था, उसके सारे अधिकार को छीन लिया गया था। किनके द्वारा? अंग्रेज लोगों के द्वारा। तो इसके लिए जितने विश्व भर में जितने मुस्लिम वर्ग के लोग थे, सभी लोगों ने एक आंदोलन का शुरुआत किया था, वही था खिलाफत आंदोलन। अब इसमें जैसा कि लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप कि खिलाफत आंदोलन में जो तुर्की सुल्तान था उसको खलीफा भी बोला जाता था। तो लोग खलीफा के सपोर्ट में आंदोलन कर रहे थे। लोगों का कहना था कि खलीफा उस समय का पूरे इस्लाम धर्म का एक तरह से मतलब सिंबल था, सब लोग उसको मानते थे, और उसके पावर को सीज कर लिया गया था, पावर को जितने उसके अधिकार थे उसको ले लिया गया था। तो लोग इसके विरोध में, अंग्रेज़ों के विरोध में थे, आंदोलन कर रहे थे कि जितने तुर्की जो सुल्तान था उसका जितना शक्ति है उसको फिर से वापस दे दिया जाए, ताकि वो फिर से इस्लाम का जो अस्तित्व है, उन लोगों को ऐसा डर था कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो अपने इस्लाम को बचाने के लिए, अपने इस्लाम के जितने भी इस्लामिक जो धर्म स्थल थे, सभी पे तुर्की सुल्तान का उन लोगों का कहना था कि उनका शक्ति होना चाहिए, उनका अधिकार होना चाहिए। तो इस तरह से भारत में भी ऑटोमन एम्पायर के सपोर्ट में, तुर्की सुल्तान के सपोर्ट में खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किया गया था। और इस आंदोलन को दो भाइयों ने, मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा स्टार्ट किया गया था, शुरुआत किया गया था। ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे, इसके लिए आंदोलन किया गया था। खलीफा के पास इतने क्षेत्र हों कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित योग्य बना सके। मतलब लोगों का ये था कि अगर इस्लामिक कंट्री को अगर बचाना है तो हमें मतलब ऑटोमन साम्राज्य का एक तरह से सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर उसका शक्ति वापस हो जाएगा तो फिर हम लोग का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे उसी समय 1919 से 1920 के बीच खिलाफत आंदोलन चल रहा था, दो भाइयों के द्वारा स्टार्ट किया गया। और उसी समय हमारे यहाँ असहयोग आंदोलन का शुरुआत हो रहा था। गांधी जी औपचारिक रूप से घोषणा किए कि असहयोग आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। अब गांधी जी यहाँ पे सोचे कि अगर हम लोग खिलाफत आंदोलन का अगर साथ देंगे तो हम लोग को दो फायदा होगा। पहला तो कि एक तो कि हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्ग एक साथ आ जाएंगे, और दोनों वर्ग मिल के एक आंदोलन को अगर आगे बढ़ाएंगे, अगर एक आंदोलन में अगर भाग लेंगे तो वो आंदोलन काफ़ी मजबूत होगा। और हमारा दुश्मन जो था अंग्रेज़, वो तो दोनों के लिए बराबर था। ऑटोमन असहयोग आंदोलन में भी हम लोग आंदोलन किसके विरुद्ध कर रहे थे? अंग्रेज़ों के खिलाफ। और खिलाफत आंदोलन में भी जो मुस्लिम लोग जो आंदोलन कर रहे थे वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ ही था। तो इसीलिए गांधी जी इसको एक मौका की तरह इसको समझे कि ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है, जो दोनों वर्ग को, हिंदू वर्ग और मुस्लिम वर्ग दोनों को एक साथ करके और इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए।
पहला कि दोनों वर्ग में एकता आएगा और इस तरह से आंदोलन जो है वो काफ़ी मजबूत होगा। तो इस तरह से असहयोग आंदोलन के पहले गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, और जो पहला खिलाफत कमेटी जो बना था उसके पहले जो अध्यक्ष थे गांधी जी थे। तो इस तरह से मुस्लिम वर्ग भी असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए, और इस तरह से आंदोलन बहुत मजबूत हुआ। अब हम लोग देखेंगे असहयोग आंदोलन में, अगर इसके बारे में लिखने के लिए आएगा कि असहयोग आंदोलन के बारे में आप व्याख्या कीजिए, चर्चा कीजिए इस पे कि कैसे असहयोग आंदोलन किया गया था। अब यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ और समझना है, मतलब ये पूरे बुक में 3 आंदोलन के बारे में हम लोग को पढ़ना है, जो एक पूरे राष्ट्र का आंदोलन था। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। ये तीनों राष्ट्रव्यापी आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया था। इन तीनों आंदोलन के बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। असहयोग और सविनय अवज्ञा में अंतर क्या है? इसमें गांधी जी ने कहा था कि हम लोग को असहयोग करना है, मतलब सहयोग, साथ नहीं देना है, अंग्रेज लोगों का साथ नहीं देना है। अगर अंग्रेज लोगों का साथ नहीं देंगे तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि साल भर के अंदर, मतलब 1 वर्ष के अंदर हमारा भारत मतलब स्वराज को प्राप्त कर लेगा। जैसे अभी हम लोग चर्चा आए दिन होता है दिवाली को लेकर, हम लोगों ने सुना है कि व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहता है कि अगर हम लोग चाइनीज़ सामान का अगर साल भर तक अगर उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग का जीडीपी जो अर्थव्यवस्था है काफ़ी बढ़िया हो जाएगा, अगर स्वदेशी चीज़ों का अगर इस्तेमाल करेंगे तो। बिल्कुल उसी तरीके से असहयोग आंदोलन में गांधी जी का कहना था कि अगर हम लोग अगर अंग्रेज़ों का साथ नहीं देंगे तो अपने आप अंग्रेज वापस यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन हमारा दूसरा था, उसमें नियम कानून को तोड़ने के ऊपर गांधी जी ने जोर दिया था। सविनय अवज्ञा मतलब उसमें जो भी नियम कानून है, नियम कानून तोड़ना, उसका अवहेलना करना, ये था। तो हम लोग असहयोग आंदोलन समझेंगे यहाँ पे। अब इसमें क्या किया गया था? इसमें सबसे पहले एक स्वदेशी आंदोलन भी चला था। सहयोग आंदोलन का जब शुरुआत हुआ तो स्वदेशी चीज़ों का, स्वदेशी सामान का यूज होने लगा था, लोग उसका प्रयोग करने लगे थे। एक स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के समय हुआ था, और जो दूसरा स्वदेशी आंदोलन हमारा चला असहयोग आंदोलन के दौरान चला था। अब इसमें पॉइंट वाइज जैसे लिखा हुआ है, अगर 5 नंबर में आएगा तो आराम से 4-5 पॉइंट को आप लिख सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया, जो भी स्टूडेंट जो थे, विद्यार्थी, उन लोगों ने कॉलेज स्कूल का बहिष्कार किया जिसमें अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाया जाता था या अंग्रेज़ों के द्वारा वो नियंत्रण किया जाता था। जो भी स्कूल अंग्रेज़ों के द्वारा चलाया जाता था उसका विद्यार्थियों ने उसका बहिष्कार किया, जाना छोड़ दिया। जितने वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया, जितने लोग जो सरकारी जो जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब करते थे अंग्रेज़ों का, उन्होंने अपने जॉब का बहिष्कार कर दिया। उन लोगों ने जॉब छोड़ के आंदोलन में भाग लिया, गांधी जी का साथ दिया। तो सभी लोग, मतलब हर एक, केवल वकीलों ने नहीं, मतलब जितने भी गवर्नमेंट जॉब में लोग जॉब कर रहे थे सभी ने बहिष्कार किया था। इस तरह से 1921 का ये डाटा है आपका, जिसमें 396 हड़तालें हुई थी, और जिनमें 6 लाख श्रमिक थे, सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, और 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। मतलब सभी लोगों ने, जो भी इंडस्ट्री, फैक्ट्री या कोई, सभी वर्ग के लोगों ने मतलब असहयोग किया था, मतलब कोई साथ नहीं दिया, सभी लोगों ने हड़ताल कर दिया। श्रमिक लोगों ने, किसान लोगों ने आपका कर देने से मना कर दिया। अवध के जो किसान थे उन्होंने कर नहीं चुकाए, सभी लोगों ने मना कर दिया कि हम कर नहीं चुकाएंगे। इस तरह से, और हर जगह पे हम लोग देख रहे हैं, मतलब ये शहर में आपके लोग स्कूल कॉलेज में लोग जाना बंद कर दिया था, वकीलों ने अदालत में जाना बंद कर दिया, और भी सरकारी जॉब में जाने से मना कर दिया गया। किसान लोगों ने, जो उत्तर प्रदेश बिहार का ये रीजन था, यहाँ पे किसानों ने कर देने से मना कर दिया। आंध्र प्रदेश की पहाड़ी जनजातियों में वन्य कानून की अवहेलना की गई थी। अब अंग्रेज लोग आए थे तो वन्य कानून एक बनाए थे, जिन पे, जिस वन में जो लोग रहते थे, हमारे जनजाति वर्षों से रह रहे थे वहाँ पे, वो लोग बेरोक टोक का सभी जगह पे घुमा करते थे। और अंग्रेज जब आए तो उन लोगों ने अपने फ़ायदे के अनुसार लकड़ी का कॉमर्शियलाइजेशन जब किया, व्यापार जब करने लगे लकड़ी बेचने के लिए, तो इस तरह से उन्होंने वन्य पे, पूरे जंगल पे कानून लगा दिया था। और जैसा कि हम लोग 9th 10th में पढ़े हैं, प्रोटेक्टेड एरियाज, रिस्ट्रिक्टेड एरियाज, ये सब बहुत सारे कैटेगरीज में बांट दिया गया था पूरे जंगल को। जैसे बहुत सारा 3 कैटेगरीज में जंगल को बांटा था। जो सबसे, मतलब ये जो एरिया था बाहरी वाला इलाका में आप लोग, मतलब लोग घूम सकते थे, वहाँ पे अपने पशु चरा सकते थे,
रह सकते थे। लेकिन ये जो 2 एरिया था, इसमें जो भी जनजाति जो लोग थे, न पशु चराने जा सकते थे, न अपना जो फायरवुड, जो लकड़ी जो अपना खाना बनाने के लिए जो इकट्ठा करते थे, उसको भी इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे वो लोग चुनने के लिए नहीं जा सकते थे। और अगर जाना भी होता था तो उनको परमिशन लेना होता था। और एक जो मेन एरिया था जो सबसे सेंटर में, वो एकदम रिस्ट्रिक्टेड था, उसमें बिल्कुल ही जाना मनाही था, आप नहीं जा सकते थे। तो इस तरह से जब असहयोग आंदोलन चला तो आंध्र प्रदेश का जो पहाड़ी रीजन था, खास करके उसका गोदाम हिल्स उसको बोला जाता है, तो गोदाम हिल्स के जो भी जनजाति लोग थे, उन लोगों ने भी असहयोग आंदोलन में भाग लिया और एक तरह से अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई किया था। और उसमें सीताराम अल्लूरी सीताराम राजू, जिनका एक नाम आता है, आंदोलनकारी थे, वो नेता थे वहाँ पे जनजाति लोगों का, जिन्होंने भाग लिया था असहयोग आंदोलन में। फिर कुमाऊँ एक डिस्ट्रिक्ट है आपका उत्तराखंड जो हमारा है, तो उत्तराखंड के पहाड़ जो है, पहाड़ी पे 2 भाग में बटा हुआ, एक गढ़वाल और एक कुमाऊँ। तो कुमाऊँ जो प्रदेश है हमारा, वहाँ के भी किसानों ने, वहाँ के जो श्रमिक थे, सभी लोगों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का, जो भी अंग्रेज के जो अधिकारी थे, उनका सामान ढोने से मना कर दिया था। अब कैसे पहाड़ पे वो लोग रहते थे गर्मी के दिनों में ज़्यादातर, या ऊपर में उन लोगों का ट्रेनिंग होता था, रहते थे वहाँ पे, तो अब पहाड़ पे जो सामान ढोने का जो काम होता था, नीचे से अब ऊपर जो सामान ले जाने का कार्य होता था, खाद्य सामग्री या और भी जो भी सामग्री, तो उसको ले जाने से लोगों ने मना कर दिया था। तो कुमाऊँ के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया था। इस तरह से लोगों ने असहयोग आंदोलन में भारत के विभिन्न जगहों से लोगों ने उसमें भाग लिया था, और इस तरह से असहयोग आंदोलन को एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाया गया था। और इस आंदोलन का जो समाप्त कब हुआ था, अंत कैसे हुआ, कि जब चौरी चौरा एक जगह है गोरखपुर के पास, तो चौरी चौरा में कुछ लोगों ने थाने पे अटैक किया वहाँ पे, और अटैक में आग जला दिया था। आगजनी का घटना हुआ जिसमें बहुत सारे 8-10 पुलिस वाले लोग मारे गए थे। तो जब ये घटना जब गांधी जी जब सुने तो उनको बहुत, मतलब ये घटना से बहुत वो आहत हुए थे, उनको बहुत दिक्कत हुआ। उनका कहना था कि हम सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चल रहे हैं, जो सत्याग्रह जो करते थे, तो असहयोग आंदोलन भी एक तरह से सत्याग्रह था। और यहाँ पे लोगों को बताते थे कि अहिंसा के रास्ते पे हम लोग को चलना है। और जब चौरी चौरा का जब घटना हुआ, उसमें हिंसा हुआ, तो गांधी जी उससे बहुत आहत हुए थे, और उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। उनका उस समय कहना था कि अभी भारत की जनता इतने बड़े पैमाने पे आंदोलन के लिए शायद तैयार नहीं है, इससे और तैयार होने का ज़रूरत है। और इस तरह से इसे 1922 में आपको वापस ले लिए थे गांधी जी असहयोग आंदोलन को। गांधी जी जब वापस लिए असहयोग आंदोलन को, तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया, और फाइनली 1922 में उनको देशद्रोह के ऊपर मुकदमा चलाया गया, और इससे उनको 6 साल का सज़ा दिया गया था। और इसके बाद गांधी जी को 6 साल का जेल हो जाता है। सज़ा सुनाने वक्त जैसा आपके बुक में दिया गया है, जो जज जो था, जो फैसला जो सुना रहा था, उसका मानना है कि उस समय तक जितने भी जो नेता थे, राष्ट्रवादी नेता, उनमें सबसे मतलब अगर प्रभावशाली जो नेता थे वो गांधी जी थे। और इसके बाद गांधी जी पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रवादी नेता के रूप में, एक सच्चे इंसान के रूप में लोगों ने उनको समर्थन किया, लोग उनको जान गए थे। और उसके बाद गांधी जी कहीं पे जब भ्रमण करते थे, जैसा आपके बुक में दिया गया है, वो जब ट्रेन से कहीं पे भी जाते थे, लोग उनको देखने के लिए मतलब हज़ारों की संख्या में लोग भीड़ इकट्ठा हो जाता था। एक घटना वो बताएं, जब गोरखपुर से जब जा रहे थे, वहाँ से गांव 15-20 किलोमीटर की दूरी पे था, इसके बावजूद भी लोग वहाँ हज़ारों की संख्या में आए हुए थे। और सब लोग गांधी को कोई बाबा कह के बुलाता था, कोई महात्मा कह के बुलाता था, अलग अलग नाम दिए थे लोग गांधी जी को। और गांधी जी को एक तरह से लोग समझते थे, लोगों का ऐसा मानना था, बहुत सारे ऐसी कहानियाँ भी उस समय प्रचलित थे, जिसमें लोग मानते थे कि गांधी जी के पास कुछ बहुत बड़ी शक्ति है। वो अगर उनके यहाँ अगर आ भी जाएंगे, अगर उनके गांव में अगर आ जाएंगे, अगर उनका दर्शन हो जाएगा, तो उनको अंग्रेज़ों से मुक्ति मिल जाएगा। और इस तरह से बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ आपके बुक में है। तो इस तरह से गांधी जी ने आंदोलन का शुरुआत किया, मतलब आंदोलन किया, असहयोग आंदोलन। एक और घटना यहाँ पे एक जो बुक में है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी, चरखा एक है, एक ब्रैकेट में दिया गया है चरखा के ऊपर। चरखा को लेकर गांधी जी बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते थे। उस समय औद्योगिकीकरण हो रहा था, इंडस्ट्री वगैरह
सब जगह सेटअप हो रहा था, जिसके कारण बेरोजगारी का समस्या ज़्यादा बढ़ रहा था। अब अंग्रेज लोग क्या करते थे कि हमारे यहाँ से जो कच्चा जो माल होता था वो अपने यहाँ ले जाते थे, और वहाँ से ले जाने के बाद जो बना बनाया हुआ कपड़ा सामान अपने यहाँ ला कर बेचते थे, जिसके कारण हमारे यहाँ बहुत श्रमिक लोग जो सूती कपड़ा का जो उद्योग करते थे, बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट जो वर्क हस्त जो काम करते थे, ये लोग को बहुत दिक्कत हुआ था, तो वो लोग बेरोजगार हो गए थे। तो गांधी जी का यही मानना था कि अगर चरखा का अगर उपयोग हम लोग अगर फिर से करें तो फिर से लोगों को रोजगार मिलेगा। ये जो मानव जीवन में जो श्रम का जो कमी हो गया है, ये मशीनों के कारण हो गया है, और चरखा अगर हम लोग फिर से उपयोग करेंगे तो चरखा के कारण फिर से रोजगार उत्पन्न होगा। और इस तरह से एक जो सामाजिक जो एक दूरी जो बन गया समाज में, जो एक भेदभाव जो हो रहा है, अमीर लोग अमीर बनते जा रहे थे या गरीब गरीब बनते जा रहा था, तो ये दूरी कम होगा, सब लोग को रोजगार मिलेगा, सब लोग का एक जीवन यापन चलेगा चरखा के माध्यम से। और इस तरह से गांधी जी को सभी लोगों ने सपोर्ट किया, सभी लोगों ने समर्थन किया, और गांधी जी का जो भी एक जीवनचर्या था, उनका जो सादगी था, कपड़ा पहनने का जो तरीका था, रहने सहने का तरीका था, सभी लोगों ने उसको फॉलो किया था। और गरीब लोग तो जुड़ ही रहे थे गांधी जी से आंदोलन के माध्यम से, या उनके जीवन से प्रभावित होकर। साथ ही साथ उस समय में भारत में अमीर लोग भी जो उद्योगपति थे, उन लोगों ने भी गांधी जी का समर्थन किया था, और एक गांधी जी पूरे भारत को जोड़ने का काम किया आंदोलन के माध्यम से। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट पार्ट में सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, और नमक सत्याग्रह के बारे में कि नमक सत्याग्रह क्या है, दांडी मार्च क्या है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।